खासतौर पर एक बड़ी घोषणा हम इस अवसर पर, आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो राज्य के नौजवानों की दृष्टि से भी, महिलाओं की दृष्टि से भी, गरीबों की दृष्टि से भी होने जा रहा है और इस पर हम लोग पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो डेटा सेंटर की स्थिति है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज उसका हब बनाने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुए हैं और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है, हमारा मानना है कि 2030 तक हम 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता प्रदेश के अंदर बने, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। 4-5 बड़े डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का कार्य और इसके लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है और हाईटेक इकोसिस्टम का विकास और उसके स्किल के साथ रोजगार सृजन भी उसके माध्यम से होगा। बहुत सारे रोजगार उसके साथ हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं और इन सभी कार्यों के साथ ही स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में यहाँ पर की है और इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए सदन में आए हैं। दूसरा है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दूसरा फील्ड है, वह है रोबोटिक्स का। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हम लोगों को लगता था ये अनह्यूमन है, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। जैसे कोई लोड या अनलोड करना हो, अब एक व्यक्ति 1 क्विंटल का बोरा लेकर के ट्रक पे या किसी मालगाड़ी में लाद रहा है। वास्तव में ये चीजें अनह्यूमन है, लेकिन अब इसका स्थान रोबोटिक ले सकता है। खेतों में दवा डालने का काम पहले किसान अपने हाथों से करता था। आप मुझे बताइए, जो जहरीले कीड़े उस पेस्टिसाइड से मर रहे हैं, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जो उसको छिड़काव कर रहा है? आज उसका स्थान ड्रोन ने ले लिया है। प्रदेश ने ड्रोन हब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर को गत वर्ष उनके साथ एमओयू किया था, उसको आगे बढ़ाया था और इस बार रोबोटिक के लिए हम लोगों ने इस रोबोटिक मिशन के लॉन्च हम लोगों ने किया है। इसमें भी 100 करोड़ की व्यवस्था, हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और हम इस दिशा में तेजी से कार्य करके उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर जो अन्य कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, खासतौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, मैं आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी करना चाहूंगा कि आपने कल देखा होगा कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एआई समिट का उद्घाटन दिल्ली में किया है, वो एआई समिट में 20 राष्ट्राध्यक्षों ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और डाटा के एआई के बारे में कि एआई के स्वरूप में नई संभावनाओं को आगे क्रिएट कर सकता है, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्किल मैन पावर चाहिए। उस स्किल मैन पावर के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि एआई गेम चेंजर होने वाला है और इसमें यूपी के युवाओं को, यूपी के स्केल का, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिस राज्य ने 56 से 60% हमारे पास जो युवा है वह कामकाजी है, यानी जो हमारे पास आबादी है यह कामकाजी है और इसको कार्य चाहिए। उस कामकाजी युवा के लिए एआई की भूमिका क्या हो सकती है, खासतौर पर हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए? तो इसमें हम लोग उनके लिए एआई टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने के लिए उनको अब तक पैसे देने की आवश्यकता पड़ेगी और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में 25 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एआई वर्जन को
फ्री में उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य करेगी। यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हम लोग एक नई कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहे हैं और इस दिशा में उच्च मांग वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, इसके लिए जो उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम कार्य करेंगे, इसमें एआई है, डेटा साइंस का है, रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। इन सभी के अनुरूप कार्य में उसको पारंगत बनाने के लिए सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए एआई हब की स्थापना और इसमें गवर्नमेंट के अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सब पर हम लोग नए स्टार्टअप को भी स्थापित करने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रमों को हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ाएगी। खासतौर पर कल यहां पे कृषि मंत्री ने भी इस दिशा में काफी चीजें इसमें यहां पे घोषणा की होगी और मैं इस बारे में कहूंगा कि सटीक खेती के लिए एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसानों को मौसम की भविष्यवाणी के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य विश्लेषण के बारे में, वहां पर फसलों पर किसी प्रकार के कीड़ों के हमले के पूर्व चेतावनी देने के बारे में, इन सब के बारे में वे एआई के माध्यम से उनको उपयोगी रूप से सहयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और यूपी के युवाओं के लिए ई कॉमर्स और सप्लाई चेन प्रबंधन में भी यह एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अपने युवाओं को काफी इसमें उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनको आगे की सुविधा उपलब्ध करवाने में पूरा सहयोग करेगी। महोदय, प्रदेश सरकार ने जिन अन्य क्षेत्रों में की घोषणा यहां पर की है और खासतौर पर उसमें सिटी इकोनॉमिक रीजन, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज के समय में जो हमारी जो सबसे बड़ी, यानी जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण उसका एक महत्वपूर्ण घटक हो जाता है और इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि शहरी अर्थव्यवस्था, आज की समय की जो इकोनॉमी है वह शहरी अर्थव्यवस्था है और शहरी अर्थव्यवस्था की दिशा से 50% से अधिक शहरीकरण की दिशा में हम कैसे कदम उठा सकते हैं, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लखनऊ और उसके अगल बगल के जनपदों को हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में स्थापित करने के लिए लखनऊ और उसके आसपास के जितने भी जनपद हैं, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इन सब को लेकर के यह सिटी इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको हम डेवलप करेंगे और इसके माध्यम से एक जोन यहां पर हम विकसित करने जा रहे हैं। दूसरा जोन हम विकसित करने जा रहे हैं काशी मिर्जापुर, यानी काशी से लेकर के विंध्याचल तक। काशी में वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है, आपका जौनपुर है और मिर्जापुर कमिश्नरी में भदोई, सोनभद्र और मिर्जापुर, यह एक रीजन होगा जिसको हम लोग इकोनॉमिक जोन के रूप में बना करके फिर इसके विशेषज्ञों के साथ मिलकर के व्यापक कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। इस पे काम प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, जो बहुत बड़ी घोषणा इस बार सरकार ने की है वह की है, बजट भाषण में जो वित्त मंत्री जी ने एक बात और कही है वह है जन विश्वास सिद्धांत के अनुरूप सरकार नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। क्या है जन विश्वास सिद्धांत? खासतौर पर अब तक हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते थे, व्यवसाय की सुगमता,
लेकिन ये जनविश्वास सिद्धांत क्या है? और उस जनविश्वास सिद्धांत के लिए यानी अभी इस चीज को लेते हुए सरकार ने इस दौरान काफी चीजें की हैं। जैसे हमने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की एक मॉडल स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इस रूप में तैयार करना कि लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन की जो कार्रवाई है इसमें विश्वास पर आधारित हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ हम जोड़ सकें। और एक बहुत बड़ा कदम होगा ये। आप देखते होंगे, आप तो विभिन्न विभागों में थे, कोई एक एफिलिएशन देना होता था तो एफिलिएशन के लिए इतने कागज मांगे जाते हैं। मेरा मानना है एक पेज में लेना चाहिए, एक पेज, एक एफिडेविट और एक पेज। अगर दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है तो आप उसके अनुसार कार्रवाई करिए, बाकी चीजें समाप्त करिए। हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में किया था। हम लोगों ने कहा जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगे हैं कोविड कालखंड के अंदर, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, सारी चीजों को समाप्त करो, एक साथ इसको लागू करोगे, 1000 दिनों तक आप इन कार्यों को इसको लाइसेंसिंग की सारी प्रक्रिया को आप 1000 दिन के अंदर ले लेना। लेकिन 1000 दिन के अंदर आप अपना उद्योग लगाइए, चलाइए, कोई आपको पूछेगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसी ही समस्या, इसी बात को लेकर के सरकार ने किया है। इसको हम पहले 53 विभागों पे लागू करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को इसका नोडल विभाग के रूप में नामित किया है कि वह इस पर कार्य करे, इसको तेजी के साथ आगे करें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी घोषणा हम आज करने जा रहे हैं, वह दूसरी यानी तीसरी हमारी बड़ी घोषणा है, वह है डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना। आप हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि गांव के लिए क्या हो रहा है, और आज हम उत्तर प्रदेश राज्य में की बात जब हम करते हैं तो अब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। 8000 हमारी न्याय पंचायतें हैं और गांवों में इन 8000 न्याय पंचायतों को जोड़ने के लिए कभी गांव की जो ग्राम स्वराज का मॉडल था वो अपने आप में एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट मॉडल था, बहुत अच्छा मॉडल हुआ करता था, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता था। हम लोग 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी स्थापित करेंगे, उनका चयन करेंगे और 8000 डिजिटल उद्यमियों में से 50% केवल वहां की उसी क्षेत्र, उसी न्याय पंचायत की कोई बेटी या बहू होगी। 50% महिलाओं के लिए हम इसमें आरक्षण की सुविधा करेंगे और इसमें इनको हम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की है और गांव के अंदर वे सभी प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे जो गांव उन सुविधाओं से वंचित था, जो जिनको लेकर के अब तक गांवों के अंदर जैसे ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी की बात होती है या फिर उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गांव के प्रोडक्ट को कहीं अन्य जगह पहुंचाने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए उसको वो करना हो, अन्य कार्यों के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मातृशक्ति को ही समर्पित एक नई स्कीम हम आज यहां पे करने जा रहे हैं, वह है जो यूनियन बजट में घोषणा की है सी मार्ट की। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग घोषणा करेंगे महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र के रूप में, और यह बड़ा काम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ जो एसएचजीज काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करती हैं, और इनका उत्पादन, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट अब तक तैयार किया जाता था उनके लिए केंद्र मिल पाना बहुत कठिन होता था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, बड़े बाजार में, महिला शोरूम में ये सभी चीजें नहीं हो सकती थी और उसमें कठिनाई भी होती थी, नहीं होता था, नहीं मिलता था, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर प्रश्न खड़े होते थे, बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें होती थी। हम लोग न्याय पंचायत स्तर के साथ साथ और फिर ये महिला विपणन केंद्र के साथ साथ इसको आगे बढ़ा, इसी के साथ हम उसको भी जोड़ने जा रहे हैं जिसमें 100% महिलाएं होंगी
और इसमें हम लोगों ने 100 करोड़ की व्यवस्था भी उनके लिए हम करने जा रहे हैं, जिसमें उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करेंगे और महिला एसएचजीज के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस प्रोडक्ट को वहां से बिक्री की व्यवस्था, और फिर उसको हम इस दूसरी स्कीम के साथ में जो मैंने यहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना जोड़ी है, ये सभी उसके साथ जुड़ेंगी। तो ये स्कीम अपने आप में वहां के लोकल उत्पाद के साथ साथ ढेर सारी महिलाओं को, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ने में और उसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कार्य करेगी, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। पांडे जी, हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, हमारी आबादी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर एमएमआर और शिशु मृत्यु दर आईएमआर, इसका जो रेशो है काफी खराब रहा है। अगर आप देश के स्तर पर तुलना करेंगे, हम काफी पीछे थे। 17 में जब हम आए थे उस समय की तुलना करेंगे, इसकी स्थिति बहुत खराब थी। और आज हम लोगों ने तय किया है कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख इसमें संस्थागत प्रसव करने के लिए मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि भाई ये संस्थागत प्रसव होंगे तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित होगा। अगर मां ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चा कैसे सुरक्षित हो पाएगा? और इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया। और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि 60 लाख सुरक्षित प्रसव प्रतिवर्ष सुनिश्चित हो, इसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम इस बार करने जा रहे हैं और उसको संस्थागत स्वरूप देंगे। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सुनिश्चित करेंगे, इंसेंटिव देंगे और सुरक्षित मातृवंदना योजना के साथ साथ इस योजना के माध्यम से, क्योंकि अभी भी जो ये संस्थागत प्रसव होता है इसमें ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन जहां पर कोई अच्छे सुपर स्पेशलिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके पास सुविधा है, तो सीजीएचएस के रेट के साथ हम उसको जोड़ करके बात करेंगे। जो आपने कहा था कि हाई फाई रेट बंद हो, उस रेट के साथ हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उसको बातचीत करके एक व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचाना, उस गरीब को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि गरीब उस हाई फाई भवन को देख करके भयभीत होता है, पहुंच नहीं पाता है, उसकी वहां आसान पहुंच हो, इसके लिए सरकार उसमें 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी। तो इससे न केवल सुरक्षित मातृत्व रहेगा बल्कि सुरक्षित बचपन भी रहेगा और उस दिशा में भी सरकार कार्य करेगी। कृषि एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिशन के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। हमारा अन्नदाता किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसके उत्पाद को सही दाम नहीं मिल पाता है। और हम उत्तर प्रदेश के अंदर अब वह यहां के अन्नदाता किसानों का प्रोडक्ट भी ग्लोबल मार्केट पर पहुंच जाए, उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। और इसके साथ ही पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि 40 लाख ट्यूबवेल यूपी के अंदर हैं। तो आपके समय में तो जब बिजली नहीं आती थी तो ट्यूबवेल चलने का नाम ही कोई नहीं लेता था, भगवान भरोसे सब था। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप न बिजली देते थे न ट्यूबवेल चलता था, तो बेचारा आज किसी को खेती करनी होती थी तो वह जैसे तैसे कर लेता था। आत्महत्या से वैसे थोड़ा मौतें होती थी, लेकिन हम लोगों ने 16 लाख ट्यूबवेल को जो बिजली के कनेक्शन से जुड़े हुए थे, हमने कहा नहीं, अब अन्नदाता किसान फ्री में बिजली देगा। फ्री में बिजली यानी फ्री में हम उसको अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल के लिए फ्री में बिजली की व्यवस्था करेंगे। और इस पे हर वर्ष सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उनको उपलब्ध करवा रही है। सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया गया।
विस्तार किया गया। आप देखो ना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब से लंबित पड़ी हुई थी। शिवपाल जी इसीलिए भाग गए, उनको मालूम था ये नाम आएगा। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने क्या काम किया? वो कह रहे हैं ना, कल वो टिप्पणी कर रहे थे स्वतंत्र देव जी पे, लेकिन हमें कहते हैं बाणसागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक की हो, या सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, मध्य गंगा की हो, हर सरकार उस पर कार्य कर चुकी है या कार्य कर रही है। हमने लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा भी दी है, लेकिन जो ऐसे ट्यूबवेल हैं जहां किसान आज भी डीजल से अपना पंपिंग सेट चला करके सिंचाई करता है, उन ट्यूबवेल को हम सोलर पैनल देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और उस दिशा में हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसमें की है। और अब किसान को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी की है। और मैं तो कृषि मंत्री से कहूंगा, एक बार आपको लेके जाए ना, खेती की बात खेत पर, और मैं वही कह रहा हूं ना, खेती की बात खेत में, और कैसे होती है। नहीं, वो भी कृषि मंत्री भी किसान होंगे, उनकी सेहत नहीं बताती है कि, सेहत तो नहीं बताती कि खेती करते होंगे कि सेहत बताती नहीं है। आप लगते हैं किसान, लेकिन आप खेती नहीं करते होंगे इस उम्र में। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। अन्नदाता किसान को हमें समर्पित कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान इन चीजों को उनको हम लोग करेंगे। बेसिक शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, आपने इसमें बहुत सारी चीजें कही थी, हमने बहुत सारी चीजें इसमें नोट की, और उसमें ड्रॉप आउट रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार की स्थिति थी। कंपोजिट विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ चीजें जो इसमें देखी गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले की तुलना में गुणवत्ता अच्छी हुई है, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। उन्हें डिजिटल सशक्तिकरण करने की दिशा में सरकार ने स्मार्ट क्लासेस दी, डिजिटल लाइब्रेरी वहां स्थापित की है, ये सभी चीजें वहां पर की हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प में मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन को भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम वहां पर उठाए हैं। बाकी चीजें जो मैंने आपको बताया है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। हाँ, आपने जब याद दिलाया है तो ये चीजें मैं कल देख रहा था कि कल मेरे पास कुछ माननीय विधायकगण आए थे, उन्होंने कहा कि साहब जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे यहाँ भी मिल जाता तो। और मैं आज बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ, जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है, उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति के बच्चियों के लिए, उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा ऑडिट के पश्चात अनुरक्षण कार्य के लिए भी 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षक और उनके कार्मिकों के आश्रित परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था, सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2382 करोड़ रुपए की व्यवस्था, और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बने इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी सच स्वीकार करना चाहिए, आप 3000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा
देखिए, आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं। ये जरूर, इसमें आपको, इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय किया और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है, और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी सरकार ने हमारी सरकार ने किया है। हैं? मैं आ रहा हूं ना अभी, अब बैठे ना, मैं आ रहा हूं अभी। पंडित जी थोड़ा, अरे हाउस के नियम कैसे चलते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है। आप उस चेयर पे एक लंबे समय तक रहे हैं, और इसीलिए आपके प्रति, चेयर के प्रति सम्मान का भाव, क्योंकि वो चेयर मेंटर है, सबको मॉनिटर भी करती है और गाइड भी देती है। और आप उस चेयर में रहे हैं इसलिए, और आपकी उम्र के नाते भी पड़ोसी हैं, इस नाते तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इस नाते भी आपको हम सम्मान देते हैं। नहीं, पड़ोसी के नाते इसलिए, लेकिन उम्र भी है ना, दूसरा सहजता है, सरलता है, अनावश्यक को नहीं करते हैं। और ठीक है, संगत का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा है, नहीं, और नहीं, देखो ऐसा नहीं भाई, देखो सम्मान होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में मैंने पहले भी कहा, देखो हम लोगों के मन में इच्छा होती है कि जिन स्कूलों में हम पढ़े थे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे होगा, कैसे होना चाहिए। और मैं तो आप सभी माननीय सदस्यों से भी कहूंगा, कुछ करिए जरूर उन स्कूलों के लिए जिन स्कूलों में पढ़े हैं। सरकार पैसा दे रही है, और आपको तो केवल अपनी निधि से पैसा देना है, केवल कुछ पैसा आप दे देंगे, बाकी 75% पैसा अगर गवर्नमेंट है तब तो फ्री, कुछ नहीं आपको देना, केवल पहल कर देनी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एडेड है तो वहां पर हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए कि 25% पैसा हम कहीं से इकट्ठा करवा करके CSR से दें, अपनी निधि से दें, कैसे दें, और बाकी 75% पैसा सरकार दे रही है। आखिर वहां पे कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो यूपी का बच्चा पढ़ेगा, हमें उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए उसको, और उसके लिए सरकार ने काम किया है, और उस पर हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के साथ साथ हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यहां पर सहयोग किया है। PM श्री के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है, और बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं उनको, वहां पर सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हम बालिकाओं को ये दे रहे हैं, इसको देने जा रहे हैं। और कैशलेस की व्यवस्था सभी शिक्षकों के साथ साथ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देने की व्यवस्था भी सरकार ने इस बजट में की है, और उसको हम करेंगे। कुछ लोग इसमें अनावश्यक गफलत पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये उसका हिस्सा है, और उसको हम लोग उसके तहत ही इस कार्य को करेंगे। आपने उच्च शिक्षा की आप बात कर रहे थे। उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन, स्किल, रिसर्च एंड डिजिटल इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने आज एक ग्लोबल कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ा है, और सरकार ने इसके लिए तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। देखिए, नेक का जो मूल्यांकन होता था उसमें अगर आप देखेंगे तो यूपी की छलांग क्या है। आपके समय में नेक का मूल्यांकन, और उसमें जो हमें ये प्लस की जो रैंकिंग मिली थी वह आपके समय में 0 थी। आज प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ये रैंकिंग प्राप्त हुई है। नेक एक्रीडेटेड संस्थान में जो पहले 95 से कम थे, आज उनकी संख्या 158 हुई है, और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में NIRF में ये संख्या आपके समय में 32 थी, आज ये बढ़ करके
158 हुई है और वैश्विक मंचों पर यूएस रैंकिंग में प्रदेश की अपनी एक नई पहचान स्थापित हुई है। पेटेंट फाइलिंग 17 के पहले ये बहुत कम थी, मेरा अनुमान है कि 50-60 रही होगी। और इस यानी जो हमारा वित्तीय वर्ष ये चल रहा है, इसी में अब तक की जो हमारी पेटेंट फाइलिंग हुई है यूपी के अंदर, उसमें 5677 ये पेटेंट फाइलिंग यूपी के विश्वविद्यालयों से हुई है और विश्वविद्यालयों के स्तर पर, उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर पर हुई है। और स्वीकृत पेटेंट की संख्या अब तक लगभग 350 उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। ये इस दौरान आपके समय में ये संख्या केवल एक थी, एक। आप लोग जो बड़ी हाई फाई की बात करते हैं उसमें और आज क्या अंतर है, ये आज इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं और इसको हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, खासतौर पर आप प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात भी कर रहे थे और मुझे लगता है कि आपके समय में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय बने थे, हमें किसी के बारे में वो नहीं करना, कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन भेदभाव होता था। हमारे समय में भेदभाव नहीं होता है। हमने एक पॉलिसी बनाई, पिक एंड चूज नहीं किया, एक पॉलिसी बना दी। इस पॉलिसी को जो भी नियमों का पालन करेगा हम मान्यता देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके समय में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए या मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए पिक एंड चूज होता था। 6 कमिश्नरी हमारी ऐसी थी जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं था, जिसमें सहारनपुर कमिश्नरी थी, मुरादाबाद कमिश्नरी थी, मिर्जापुर कमिश्नरी थी, अलीगढ़ कमिश्नरी थी, आपके देवीपाटन कमिश्नरी थी और आजमगढ़ कमिश्नरी थी। हमारी सरकार में पहले चरण में ये सभी 6 विश्वविद्यालय, और ये 6 विश्वविद्यालय भी इस रूप में दिए हैं। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमने किया। वहां प्रारंभ हुआ, विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। देश की आजादी के लिए योगदान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिशर का शासन था, उस समय एक स्वतंत्र सरकार का गठन भारत के बाहर रह करके किया था। इन महापुरुष ने देश के अंदर आने के बाद, आजादी के बाद जब वापस आए, इन्होंने तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाए, तमाम संस्थानों की स्थापना की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी जो बड़ा योगदान था, उनमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी था। आप लोग कभी इन महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाए, इनका स्मरण नहीं कर पाए। देखिए, वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम महापुरुषों का भी सम्मान नहीं करते। यानी आप लोग वो भूल गए। लोहिया जी का नाम लेते हैं, लेकिन लोहिया जी के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे। जेपी का नाम लेंगे, लेकिन जेपी के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे। खैर, महाराज सोहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय है। ये डबल इंजन की हमारी सरकार ने बनाया है। बन गया विश्वविद्यालय, प्रारंभ हो चुका आजमगढ़ में विश्वविद्यालय। आप जाइए एक बार राजभर जी लेके जाइए, पांडे जी को भी गए थे। नहीं, अभी मैं आ रहा हूं, अभी तो उस दिशा में भी। मां विंध्यवासिनी के नाम पे आपके मिर्जापुर मंडल में विश्वविद्यालय बन रहा है।
और उस मंडल में दूसरा विश्वविद्यालय भी अधिनियम पारित हो गया है। भदोई में भी काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना भी सरकार ने बना दिया है। यानी ये सरकार की देवीपाटन में मां पाटेश्वरी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। मुरादाबाद में गुरु जंबेश्वर के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य इस सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आप भी तो कर सकते थे इस कार्य को, लेकिन हम लोगों ने गवर्नमेंट के स्तर पर यह विश्वविद्यालय भी स्थापित किए हैं और विश्वविद्यालय स्थापना करने के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए किया है। 2 विश्वविद्यालयों की मान्यता को हम जब्त कर चुके हैं और कार्रवाई कर चुके हैं, एक फिरोजाबाद में और एक हापुड़ में। जहां पे जहां धांधली की कोई करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो हम लोग वहां पे कानून का उल्लंघन करने पर कानून के दायरे में उसको लाना भी जानते हैं और उसके तहत सरकार ने अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं। दूसरा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बने, ग्लोबल कंपटीशन के लिए हमारा युवा तैयार हो सके, इसके लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी भी अपना कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित कर चुकी है। सारी औपचारिकताएं आगे बढ़ चुकी हैं। हम लोगों ने कहा दुनिया भर के अच्छे विश्वविद्यालय आए, हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करें, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, वे हमसे सीखें, हम उनको सिखाएं। ये चीजें भी अब आगे बढ़ रही हैं और उस दिशा में हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। प्रदेश ने स्किल इंडिया मिशन को भी यहां पे काम करना प्रारंभ किया है और जो हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ने के काम किए, सीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, दूसरा सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष में ट्रेनिंग स्कॉलरशिप, ये उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों को जो हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन में जाना चाहते हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के प्रारंभ की है और इसको हम लोग अब लागू कर चुके हैं। EI सर्टिफिकेशन सपोर्ट स्कीम में गोल्ड मेडल स्कीम के लिए, स्टेम हॉस्टल स्कीम बालिकाओं के लिए, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स का अध्ययन करने के लिए जो बालिकाएं जाएंगे उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, फ्री में हॉस्टल की व्यवस्था हम दे सकेंगे। और बेटियों के लिए एक बड़ी स्कीम की घोषणा हम लोगों ने की है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में हम लोगों ने व्यवस्था की है और इसको भी हम इस बार देने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने जो बात कही, ऑलरेडी बजट में उसका प्रावधान है कि स्टेट एंड जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, राज्य सरकार की जो यूनिवर्सिटी हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय होंगे, जो संस्थान हैं जो रिसर्च के कार्यक्रम को, इनोवेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उस विशिष्ट शोध के लिए हम लोगों ने इस बार हर एक विश्वविद्यालय के लिए एक निश्चित धनराशि भी बजट में उसका प्रावधान किया है। आईटी ने, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने भी, आपने देखा होगा कि इस फील्ड में उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष के अंदर, 8-9 वर्षों के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, बहुत अच्छी दिशा में हमारा कार्य कर गया है। मैंने यहां बताया भी कि देश के अंदर मोबाइल का जो स्मार्टफोन बन रहे हैं 55% के लिए यूपी बना रहा है पूरे देश का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का निर्माण का कार्य पूरे देश के अंदर यूपी लगभग 60% कर रहा है, काफी बड़े पैमाने पे कर रहा है। और इसमें हम लोगों ने अब जो वैश्विक निवेश के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों ने भी अब यूपी के अंदर निवेश करना प्रारंभ कर दिया है। और कल 21 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक 5 यूनिट ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थापित होने जा रही है, यानी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें दुनिया की अग्रणी कंपनियां भारत से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ मिलकर के इस निवेश को यहां पर करेंगे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि यूपी का है और हमारा मानना है कि अब आने वाले समय में सेमीकंडक्टर परियोजना के क्षेत्र में,
परियोजनाओं के लिए 32,196 करोड़ के निवेश को हम लोग इस दिशा में आकर्षित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक बड़े उसका प्रावधान यहाँ पे किया गया है और उस पर हम लोग सरकार वो करेंगे। आप देखें तो आप 15-16 में प्रदेश के अंदर कुल आईटी के फील्ड से जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे वो केवल 15,000 करोड़ रुपए के ही यहाँ से एक्सपोर्ट हो पाते थे। आज इनकी संख्या 75 से 80,000 करोड़ तक पहुंची है। अकेले यूपी यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है। स्टार्टअप कल्चर आपके समय थी ही नहीं। आप स्टार्टअप कल्चर क्या करते हैं? आपका स्टार्टअप कल्चर तो कट्टा और क्या बोलते हैं उसको कट्टा बम, वो तो बड़ी इंडस्ट्री हो गई थी। लेकिन आज यूपी के अंदर 20,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं और इसमें से लगभग आधी स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। और जो नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें यूपी टॉप परफॉर्मर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान प्राप्त किया है। ईआई प्रज्ञा पहल, ये नागरिकों और कार्मिकों के ईआई प्रशिक्षण में ये तमाम बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर के हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके प्रशिक्षण के लिए कर रहे हैं। और मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछले वर्ष ही इस सदन के माननीय सदस्यों को ईआई में पारंगत बनाने के दिशा में एक प्रशिक्षण के कार्यक्रम को यहाँ पे प्रारंभ किया था और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आत्मनिर्भरता और ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में हम लोग तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ सरकार इसके लिए कार्य कर रही है और प्रदेश ने जो एक